नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। हर हर महादेव। क्लास को स्टार्ट करते हैं और बगैर किसी परेशानी के मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा आज की क्लास बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत खास टॉपिक है। इसके बारे में मैं कारण आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये बहुत खास टॉपिक क्यों है। देखो, दो तीन चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा कि हमें चीजों को समझना होगा और बहुत ध्यानपूर्वक से मैं आपको समझाऊंगा भी। ऐसा कोई पॉइंटर नहीं होगा जहां आपको कोई भी पॉइंट परेशानी क्रिएट कर पाए और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक बात। ये एक ऐसा टॉपिक है, गवर्नर जनरल, वाइस रॉयस, ठीक है, जो पेपर में आता ही आता है। और सच बताऊं तो पेपर में इसका वेटेज ना केवल यूपीएसआई में बल्कि यूपी कांस्टेबल में भी अच्छा खासा होता है। बट लोग इसको छोड़ देते हैं, क्यों? ये सोचकर कि ये टॉपिक तो हमने हिस्ट्री में पढ़ लिया, बट इस टॉपिक को अलग से पढ़ा जाए वही जरूरी है। और याद रखना, इसको हर एक वनडे एग्जामिनेशन वाला बच्चा देख सकता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए आप देख सकते हैं। अब हम चीजों को बहुत अलग स्तर पर शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है गवर्नर जनरल वाइस रॉयस। मैं आपको 30 इंपोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। यहां पर 30 डेज में टॉपिक होने हैं पूरे, और आज 6वें नंबर का दिन है जो यहां पर चर्चा होने वाली है। एक बार जितने भी छात्र मौजूद हैं क्लास में, एक बार सबके सब लाइक कर देंगे ताकि माहौल दोबारा से उस स्तर पर बनाया जा सके जो इस क्लास का माहौल हमेशा से रहा है। तो भाई ये करना आपकी जिम्मेदारी है, फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। सर एफआईआर हो गया, नौकरी मिलेगा, सिद्ध हो चुका है कि आप अपराधी हैं तो, और 2 वर्ष से अधिक की सजा मिली है तो नहीं हो पाएगा। अगर कम की सजा है तो आप मर्सी पिटीशन के थ्रू बच सकते हैं। चीजें और भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रावधान है, बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एफआईआर में नाम आ गया तो तुरंत ही कि नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये मुझसे बेहतर तुम्हें कौन बताएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। देखो, 3 चीजें होती हैं जिनको हमें समझना होगा। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं तो 2 3 4 चीजें आपको देखने को मिलती है। जितेंद्र, उनको समझिएगा जरा। मैं बताना शुरू करता हूं। देखो, भारत में अंग्रेज प्रभुत्व कैसे शुरू हुआ, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व कैसे शुरू होता है। सर, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व कैसे शुरू हुआ, यानी जो ब्रिटिश का प्रभुत्व का मतलब होता है ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड बाय अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। कैसे कैसे होता है मैं बताता हूं। ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया कैसे कैसे शुरू हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं। ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, डोमिनेंस इन इंडिया, डोमिनेंस इन इंडिया, इसकी भी इन इंडिया, इसकी भी एक बड़ी कहानी है कि ब्रिटिश डोमिनेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा। बहुत ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, इस चीज को, ब्रिटिश डोमिनेंस को। ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया स्टार्ट होता है आफ्टर आफ्टर 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये शुरू हुआ। तो जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो बैटल ऑफ प्लासी को मैं बहुत अलग स्तर पर बताता हूं, ठीक है, याद रखना। अब बैटल ऑफ प्लासी की अगर 118 लगी है वीनस की, फिर बेटा तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बता देना फिर भी केस क्या है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध की हम चर्चा करते हैं। प्लासी का युद्ध जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिराज-उद-दौला, सिराज-उद-दौला वर्सेस, सिराज-उद-दौला वर्सेस, और आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, ठीक है। इनके बीच में आपका ये युद्ध हुआ है, याद रखेंगे। जीता कौन है इसके अंदर? जय महिष्मति अनूप भाई, जय महिष्मति। सिराज उद दौला इसके अंतर्गत इस बैटल को लॉस्ट करता है, और इस बैटल को जो जीतता है वो रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव वॉन द बैटल, और यह वही पर्सन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस बैटल को लड़ रहा था। इट वॉज फाइटिंग दिस बैटल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसी के बाद ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया के अंदर शुरू होता है। बट इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा डिसीजिव बैटल कौन सा है? डिसीजिव बैटल आपको कौन सा देखने को मिलेगा? डिसीजिव बैटल का मतलब क्या है? डिसीजिव का मतलब होता है निर्णायक युद्ध कब देखने को मिलेगा, निर्णायक युद्ध कब देखने को मिलेगा। चर्चा कर लेते हैं निर्णायक युद्ध कब हुआ है। सर, निर्णायक युद्ध की अगर मैं बात बताऊं, निर्णायक युद्ध की अगर मैं बात बताऊं वो कब कब देखने को मिला है? 1764 में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, निर्णायक युद्ध आपको डिसीजिव बैटल जो देखने को मिलेगा वो निर्णायक युद्ध है 1764 में देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। बक्सर का युद्ध इसको हम कहते हैं, बक्सर का युद्ध हम इसको कहते हैं, बक्सर युद्ध हम इसको कहेंगे।
बक्सर युद्ध हम इसको कहेंगे, ठीक है, याद रखना। तो बक्सर युद्ध के अंतर्गत हम कुछ और चीजों के बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है, याद रखना। बक्सर, अच्छा इसमें बच्चे कहते हैं कि जैसे सर क्या हुआ था, देखो बच्चे, अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होती, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, अगर दिस वाज द क्लास ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, मैं इसको एक्सप्लेन करने में तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का टाइम लेता, तब जाके मैं यहां से यहां आ पाता, क्योंकि बच्चे बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बट वो आप किसी दिन हिस्ट्री की क्लास में पढ़ना। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड द वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। तो हम उसी टॉपिक की तरफ ओरिएंटेड रहेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, वैसे मैं बता दूं कि जैसी बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसके रिजल्टेंट क्या होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या रहा, सर इसी के परिणाम स्वरूप क्या चीजें रहती हैं, इसी के परिणाम स्वरूप क्या रहा, रिजल्टेंट आपको क्या रिजल्टेंट चीजें कैसी देखने को मिलती हैं, आफ्टर इट्स रिजल्टेंट व्हाट वर द थिंग्स। इसके रिजल्टेंट में चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कुछ ऐसे बताई जाएंगी कि सर बंगाल में गवर्नर का पद ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया, बंगाल में नवाब ब्रिटिशों के द्वारा चुना जाने लगा, ब्रिटिश इशारों पर काम करता है, ब्रिटिश द्वारा चुना जाने लगा था। जो इस समय कौन चुना गया था सर, उसका नाम था मीर जफर। इसी ने सिराज को धोखा दिया था। मीर जफर सिराज का दामाद था वैसे तो ये, बट इसने धोखा दिया था। इसके बाद बक्सर का बैटल होता है, मीर जफर का दामाद था एक मीर कासिम, साथ में है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, और इसके साथ था शुजा उद्दौला, इसके साथ था शुजा उद्दौला। तो ये 3 लोग आपको यहां देखने को मिले थे। बैटल लड़ते हैं हेक्टर मुनरो से, किससे बैटल लड़ते हैं, हेक्टर मुनरो से बैटल लड़ते हैं। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इसमें मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला, इन तीनों में और हेक्टर मुनरो के बीच में बैटल शुरू होता है। और बैटल को जीत कौन जाता है सर, अगेन अगर हम बात करें, हेक्टर मुनरो वॉन द बैटल। और इसी के बाद भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। उसी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जरूरत पड़ती है अलग अलग लोगों की, उसी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जरूरत पड़ती है अलग अलग लोगों की, वो समझिएगा। यहीं से हम चर्चा करते हैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में, यहीं आपको जरूरत पड़ेगी। इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, 1765 में इलाहाबाद संधि होती है, इलाहाबाद संधि हुई जो 2 फेसेस में हुई है, 2 फेसेस में हुई है बच्चे। कौन कौन से फेसेस हैं सर, एक तो होती है 12 अगस्त को 1765 में, एक होती है 16 अगस्त को 1765 में। इन दोनों संधियों के बाद ही आप देखेंगे कि भैया डोमिनेंस में कौन आ जाते हैं, आफ्टर दिस ट्रीटी डोमिनेंस में आ जाते हैं आपके ब्रिटिश बिकेम इन डोमिनेंस, ठीक है, याद रखना। ब्रिटिश डोमिनेंस में आते हैं, ब्रिटिश डोमिनेंस यहां स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश डोमिनेंस स्टार्ट होता है। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, ब्रिटिश आधिपत्य शुरू होता है, आधिपत्य शुरू होता है किसका, ब्रिटेन का। तो यहीं से ब्रिटेन आधिपत्य शुरू होता है, याद रखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, ब्रिटेन का आधिपत्य यहां शुरू होता है। आखिरकार मैं बात बताऊं ये किस किस के बीच में हुई थी, मुगल में भी शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशर्स के मध्य, शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश के मध्य हुई थी। यहां क्या क्या हुआ है सब, ब्रिटिशों को यहां पर अपनी जमीन बंगाल, उड़ीसा, अवध, ये पूरा क्षेत्र किसको देना पड़ा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। बदले में 27 लाख रुपए ले लिए। इधर क्या था, इधर था शुजा उद्दौला, अवध का नवाब था, अवध का शुजा। शुजा कहां का है, अवध का है। तो अवध के शुजा को भी यहां पर क्या काम करना पड़ा, शुजा उद्दौला को भी एक संधि करनी पड़ी, ब्रिटिशों से एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के पश्चात क्या होता है सर, संधि हुई और शुजा उद्दौला को 52 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को देने पड़े, एंड कड़ा मानिकपुरी की जमीन इसको मुगलों को देनी पड़ी, कड़ा मानिकपुर की जमीन। ये रहता है, ब्रिटिश डोमिनेंस शुरू होता है। पहला पद जो बनेगा आपका वो यहीं पे बनेगा, और यहीं से मैं चीजों को बताना शुरू करूंगा, ठीक है। अमित कुमार स्टार्ट करते हैं, अमित लाडले स्टार्ट करते हैं। अमित हमारा काफी पुराना छात्र है, पहले इसका नाम अमितवा, लेकिन इनके महिला मित्र ने कहा कि मुझे ये वाह पसंद नहीं है, क्योंकि तुम झूठी तारीफें करते हो मेरी, ये वाह मत कहा करो। तो फिर उन्होंने अपने नाम अमितवा में से वाह हटा दिया, और अब इनको मितवा रे मितवा, नाम तुम्हारा अमितवा नहीं रहा कहती है, क्योंकि इसका नाम अमित हो चुका है।
आगे हम चर्चा की बात करते हैं। अगर आप इस चीज को समझ पाए होंगे तो यहां से पहली पोस्ट क्रिएट होती है और इस पहली पोस्ट को कहा जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक बात याद रखिएगा, यहां से ही पहली पोस्ट क्रिएट होती है, गवर्नर ऑफ बंगाल। यहां पर पहली पोस्ट यहां पर बनाई जाएगी, फर्स्ट पोस्ट यहीं पर क्रिएट होगी, गवर्नर ऑफ बंगाल। इसको मैं जरा एक जोरदार कलर दे दूं। इसके बाद अगली पोस्ट क्रिएट होगी, यहां पर होगी। इसके बाद अगली पोस्ट क्रिएट होगी, वो यहां पर होगी। और इसके बाद अगली पोस्ट क्रिएट होगी, वो बिल्कुल यहां पर होगी। और यही आपके डोमिनेंस का अंतिम चरण होगा। इसको मैं हार्ड रखता हूं और इन सभी को छोटा कर देता हूं। बोर्ड चलाने में कोई टक्कर पे नहीं है दूर दूर तक। आगे हम बात करते हैं, 1765 से लेकर और 1772 तक पहली पोस्ट चलेगी, या कह लीजिए 73 तक ही चलेगी। यहां 1773 से शुरू होगी अगली पोस्ट, यह 1833 तक चलेगी। यहां 1833 से शुरू होगी अगली पोस्ट, 1858 तक चलेगी। 1858 से शुरू होगी अगली पोस्ट, 1947 तक चलेगी। तो यह पोस्ट आपको कुछ अलग अलग ही स्तर पर देखने को मिलती है। 4 पोस्ट हैं जिसके बारे में आज की क्लास चर्चा करेगी। 4 पोस्ट हैं जिसके बारे में आज की क्लास जो है वह चर्चा करेगी, थोड़ा उसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं 4 पोस्ट कौन कौन सी हैं। सर जी, पहली पोस्ट आपको यहां देखने को मिलती है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, समझ गए, बंगाल का गवर्नर, ये संख्या में 4 है। यह है बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल आपको देखने को मिलेगा। अगला पद आपको देखने को मिलेगा इसी के बाद भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल यहां देखने को मिलेगा, गवर्नर जनरल आपको देखने को मिलेगा। और यहां देखने को मिल जाएगा वायस रॉय पोस्ट, वायस राय पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, वायस रॉय पोस्ट देखने को मिलेगी। क्लियर है, यह ब्रिटिश अधिकारियों का सबसे बड़ा पद होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना, इसका फाउंडेशन क्या है। ये जो पोस्ट है दिस इज गवर्नर ऑफ बंगाल, इसकी फाउंडेशन क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट की फाउंडेशन क्या है, बताइए सर। सर गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट की फाउंडेशन क्या है, इसका आधार है इलाहाबाद की संधि। इसका आधार यानी बेस क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसका बेस है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में घोषणा की गई है, इलाहाबाद में ही घोषणा की गई है कि इस प्रकार की पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा और इस पद पर व्यक्ति बैठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इस पोस्ट का आधार क्या है सर, रेगुलेटिंग एक्ट इस पोस्ट का आधार है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट इसका आधार है, जिसको बोला जाता है विनियामक अधिनियम, विनियामक अधिनियम। जब ये आया तो ब्रिटेन का गवर्नर कौन था, विनियामक एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय ब्रिटेन का गवर्नर था फ्रेडरिक नॉर्थ। इसका जो आधार है, भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट बनती है, इसका आधार क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट इसका बेस है, चार्टर एक्ट इसका बेस है। और इसका बेस क्या है, 1858 का, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका एक्ट अधिनियम इसका आधार है। इसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत ज्यादा सावधानी से आप समझिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी से आप समझिएगा कि भाई इसके अंदर पोस्ट कैसे कैसे आएंगी। जैसे ही मैं चर्चा करूं तो पहले ही पोस्ट में, पहले जन में आपको देखने को मिलेंगे 4 लोग। यहां स्पेस नहीं है, इसके लिए स्पेस बचता है, तो मैं पहले को कम से कम यहां क्लियर कर देता हूं ताकि आपको एक अच्छा खासा बेस यहां पे रेडी होता देखने को मिल जाए। ये है आपके पहले जी। ठीक है, अब इसको फिल लेता हूं मैं एक, ये बढ़िया कलर मैंने आपका बना दिया है। 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा रॉबर्ट क्लाइव, जो फेमस है रॉबर्ट क्लाइव, पहला होगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा वरेलास्ट, वरेलास्ट है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा जॉन कॉर्टियर, जॉन कॉर्टियर, कर्टियर आपको देखने को मिल जाएगा, कर्टियर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगला पॉइंटर होगा जॉन कॉर्टियर है, वरेलास्ट है, रॉबर्ट क्लाइव है। और चौथे नंबर का जो पर्सन आपको यहां देखने को मिल जाएगा वो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, इनका हिंदी में नाम लिख देता हूं और साथ ही साथ इनका कार्यकाल। जैसे ये 1765 से 67 तक जाएगा, 67 तक जाएगा, इसका नाम है क्लाइव, ये पहला इस पद पर बैठेगा, क्लाइव। यह वरेलास्ट है, 1767 से 69 तक जाएगा, वरेलास्ट। वरेलास्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कॉर्टियर,
क्वार्टियर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका कार्यकाल 1769 से 71 तक जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1771 से 72 तक रहेगा। कुछ किताबों में 73 भी लिखा हुआ है, बट मैं बताना चाहूंगा ये हेस्टिंग्स है। हेस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। हेस्टिंग्स इससे आगे भी बढ़ेगा, इससे आगे भी इसका पद रहेगा। यह 1785 से मतलब 1773 से 85 के मध्य यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। ये एक अलग पोस्ट है। इस समय में यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है, गवर्नर जनरल रहा है। इनमें तीनों चीजों में फर्क भी है, तो यहां इसकी पोस्ट भी अलग है। यहां ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ना कि बंगाल का गवर्नर। पोस्टों में फर्क है, वो फर्क मैं आपको मानसिक तौर पर समझाता हूं, ठीक है, याद रखिए। बंगाल के गवर्नर का अधिकार केवल बंगाल पे है। बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों स्थानों पर है। और भारत का जो गवर्नर जनरल है उसका अधिकार संपूर्ण भारत पर है। एंड वॉइसरॉय जो है ये रानी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वही करता है जो रानी कहती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता, ठीक है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं, इनके समय में क्या क्या चीजें आपकी हुई हैं और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सर क्वार्टियर का समय, हाँ क्वार्टियर का समय 72 तक जाएगा। ये बहुत ही लॉजिकल बात बताई एक लड़के ने कि सर ये 72 तक जाएगा, और ये 72 से 73 आप कर दीजिए, बढ़िया बात है। 1772 और 73, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में मुश्किलात ना हो, ठीक है। इसके आगे मैं बात करता हूं इन वाले पोस्टों की। मैं इसका एक कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर आपको दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर मैं इसके कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूंगा, फिर इसके कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूंगा। इन सभी के कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर को आप समझ लीजिए जिससे कि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगली स्लाइड पे हम इसके कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, समझते हैं। पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 73 से लेके 85 तक गया है। नाम है इसका वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 73 से लेके 85 तक गया है। फिर है मैकफरसन, 85 से 86 बहुत छोटे से समय के लिए रहा है, यह अस्थायी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दूसरा काउंट होता है कॉर्नवालिस। अगर हम पहला इसको कंसीडर करेंगे, मैकफरसन बहुत छोटे से समय के लिए आया था, अगर हम पहला इसको माने तो दूसरा कॉर्नवालिस को ही मानिएगा। मैकफरसन बहुत छोटे से समय के लिए रहा है क्योंकि इसने लंदन में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहां इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया वॉल्टर वर्क के द्वारा, फिर इसको यहां से हटा दिया गया। तो 85 में इसकी पोस्ट खाली हो गई थी, इसको ब्रिटिशर्स ने हटाया था, तो मैकफरसन कुछ समय के लिए बना था। फिर बनता है कॉर्नवालिस 86 से 93। फिर बनता है शोर, जॉन शोर। जॉन शोर आपको अच्छा हिंदी में लिख देते हैं नाम, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स है। बट उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, ये कॉर्नवालिस है। पूरा नाम चार्ल्स कॉर्नवालिस, कार्ल कार्न कॉर्नवालिस है इसका नाम, और इसका नाम जॉन शोर है। जॉन शोर है इसका नाम, बहुत शोर मचाता है, मतलब खुर्दा इसके समय में हुआ था। नेक्स्ट है वेलेजली, वेलेजली आपको देखने को मिलता है, वेलेजली आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका दोबारा से कॉर्नवालिस आया था, गलती से बेचारा गाजीपुर चला गया, वहां दबोच दिया, ये मार दिया, गाजीपुर में मरा है ये। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस सेम है ना, गाजीपुर में ही मारा गया है ये, ठीक है। इसके बाद आता है मिंटो, मिंटो आता है, मिंटो, मिंटो आपको देखने को मिला है, मिंटो आया है। मिंटो के बाद हेस्टिंग्स आया है, हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स आपका आया है। और हेस्टिंग्स के बाद आपका आया एमहर्स्ट, एमहर्स्ट आपको देखने को मिलता है, एमहर्स्ट आपको देखने को मिलता है, एमहर्स्ट, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए कृपया करके इसको समझिए, ये आपको मेजर लोग देखने को मिले हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्रम इसका आपको पता होना चाहिए, कृपया करके इसके क्रम को हमेशा याद रखना, क्रम को मत भूल जाना, कौन कौन किस क्रम में आते हैं, इस क्रम को आपको याद रखना ही होगा, ठीक है, याद रखो। बढ़िया लगा, क्रम अच्छा है। देखो याद रखने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, बट अगर आप नॉर्मली आप याद रखेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, नॉर्मली आप याद रखेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं अगला।
बच्चे यही है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 73 से लेकर 1833 तक रहे हैं। तो एमहर्स्ट था, लेकिन लास्ट कौन है इस पद पर वो बता दीजिए, लास्ट कौन है लास्ट? सर इस पद पर 1828 के बाद जो लास्ट पर्सन आता है वो कौन है, वो आपको यहीं पर मैं थोड़ा सा इसी पेज को छोटा करके बता देता हूं। इस पद पर लास्ट व्यक्ति कौन बैठता है वो मैं बताता हूं। सर लास्ट पर्सन जो इस पद पर आपको देखने को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना। लास्ट पर्सन कौन है? सर लास्ट पर्सन आपको देखने को मिलता है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक आपको देखने को मिल जाएगा, विलियम बेंटिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका पद 1828 से शुरू हुआ है, से शुरू, और 1828 के बाद वो क्या करता है आगे देखिए, मैं इनसे रिलेटेड बातें भी बताऊंगा, ठीक है, मैं इनसे रिलेटेड बातें भी आगे आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक कॉर्नोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे आपको पता लगती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत छोटे से समय के लिए रहे हैं। ये है विलियम बेंटिक, ये 1828 से 35 तक रहा है। ये है विलियम बेंटिक, दिस इज विलियम। और विलियम के बारे में याद रखना, पहले 1828 से लेकर 33 के बीच में तो ये रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 से लेकर 1835 के बीच में क्या रहा है, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद आता मैटकॉफ, फिर आता ऑकलैंड, फिर एलिनब्रो है, फिर हॉर्डिंगे है, फिर डलहौजी है, और फिर कैनिंग है। कैनिंग लास्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी मेहनत के साथ इन स्लाइडों को बनाया गया है। ये अपने को लॉर्ड क्यों बोलते थे? दरअसल ये है अपने आप को हमसे बहुत अधिक सर्वोपरि समझते थे। इनका ये मानना था कि हम भारतीयों के लिए भगवान की भांति हैं, तो भारतीय हमें भगवान बोले। ये पॉइंट आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, याद रखना। अगर आप नोट कर लें तो बताना। डलहौजी कुछ अलग ही खिलाड़ी था, कैनिंग भी कुछ अलग ही आदमी था। हे हे कृष्ण जगन्नाथम परमानंदम, ये क्या हुआ? नोट कर लिया हो तो बताओ। इंपोर्टेंट कॉर्नोलॉजी क्रिएट हो गई, ठीक है। याद करने का तरीका भी है कि विलियम बैटिंग करके कॉफी पी के ऑकलैंड गया। विलियम बैटिंग करके कॉफी पी के, मैटकॉफ पे कॉफी है, ऑकलैंड गया, वह आईब्रो होल्ड करके, एलिनबोरो होल्ड करके, एलिनबोरो होल्ड से होल्डिंग हो जाएगा, एलिनबोरो होल्ड करके डलहौजी को और कैनिंग को ले आया। डलहौजी कैनिंग बहुत फेमस है, तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, जो इसके बाद वॉइसरॉय का पोस्ट आपको देखने को मिला है। दीज आर द वॉइसरॉयज, ये आपके वॉइसरॉय हैं जो आपको यहां देखने को मिले हैं। वॉइसरॉय आप जब देखेंगे तो इसमें मेजर वॉइसरॉय कौन कौन से हैं, ठीक है, चलो बहुत ध्यानपूर्वक समझना। पहला है कैनिंग, दूसरा एल्गिन, एल्गिन के बाद आता लॉरेंस, लॉरेंस के बाद मेयो, मेयो के बाद नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन। एल्गिन आपको देखने को मिलता है, दिस इज एल्गिन सेकंड, ये एल्गिन सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। ओके, कोई समस्या नहीं है। दिस इज लैंसडाउन, दिस इज एल्गिन सेकंड, एल्गिन सेकंड आपको देखने को मिलेगा। नहीं, एल्गिन तो आएगा ही नहीं ना, लैंसडाउन ही रहेगा, एल्गिन यहां नहीं आएगा, एल्गिन यहां नहीं आएगा। फिर आपका नहीं आएगा 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 एल्गिन। इसका समय गलत लिखा हुआ है, 1894 से आएगा और 1898 तक आएगा। एल्गिन के बाद आएगा कर्जन, कर्जन का समय गलत लिखा हुआ है, 1899 से आएगा, ये 99 तक रहेगा। ये 99 तक रहेगा। इसके बाद आएगा आपका कर्जन, उसके बाद मिंटो, फिर हॉर्डिंग, फिर चैम्सफोर्ड, फिर रीडिंग, फिर इरविन, फिर वेलिंगटन, फिर लिलिथगो, फिर वेवल, फिर माउंटबेटन, ठीक है। तो यह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नजर नहीं आ रहे होंगे, सर थोड़ा जूम करिए। बच्चा ऐसा करना है, इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको कहाँ, जीत राणा जीएस पर मिल जाएगी।
जीत राणा जो जीएस हमारा टेलीग्राम है वहां आपको मिल जाएगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक ऑर्डर मेंटेन कराने की वजह से इसको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप इसके ऑर्डर को मेंटेन कर दें। मैं थोड़ा और डिटेल में बताने का प्रयास अगर करूं तो ये ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक। देन है लिटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन। एल्गिन के बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट अगला, एल्गिन के बाद आपको देखने को मिलेंगे ये लोग। इसका स्क्रीनशॉट कृपया करके अभी ले लीजिए क्योंकि ये जरूरी लोग अब स्लाइड्स में बचे हैं, इनसे सवाल बनते हैं। कर्जन, ठीक है, कर्जन, मिंटो, हॉर्डिंग सेकंड है, चैल्मस्फोर्ड, रीडिंग, एरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, वेवल, माउंटबेटन। इनके कार्यकाल भी जरूरी हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इनके बारे में थोड़ी थियरी कि इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो इनके लिए प्रमुख कार्य कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, चर्चा करें। ओके, बहुत ध्यानपूर्वक इनके द्वारा प्रमुख कार्यों की हम चर्चा कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझें। देखो, पदों के विकास को भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है। पहले चरण में बंगाल के गवर्नर है, दूसरे चरण में बंगाल के गवर्नर जनरल है, तीसरे चरण में भारत का गवर्नर 70% 80 भूभाग पर कब्जा है इसका, और चतुर्थ चरण में राजा का प्रतिनिधि भारत का वॉइसरॉय है। ये वाली स्लाइड आपको कैसी लगी और वो वाली स्लाइड कैसी लगी है? ये चरण ऐसे चलते गए हैं। यहां यह केवल बंगाल पर कब्जा रखता है, आगे बढ़े इसका कब्जा 3 जगह हो गया, इससे आगे बढ़े भारत के 70-80 भाग पे कब्जा हो गया, इससे आगे बढ़े रानी का प्रतिनिधि हो गया, संपूर्ण भारत पर कब्जा हो गया। ठीक है, ये भी काफी कूल लग रही होगी ये स्लाइड। ठीक है, काफी कूल आपको ये स्लाइड देखने को मिल रही होगी। अब यहां से हम केवल मेजर लोगों के बारे में चर्चा करनी शुरू करेंगे। ठीक है, चर्चा करनी शुरू करेंगे। ओके ओके, अब हम एक एक व्यक्ति के बारे में जो मेजर डिटेल्स हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? इनका नाम पेपर में पूछे जाने योग्य है क्योंकि ये कमाल का खिलाड़ी आदमी है जो यहां पर आकर, इंडिया में आकर इसने लोगों से कहा था कि मुझे कहो कि मैं स्वर्ग से जन्मा सेना नायक हूं, द कमांडर फ्रॉम द पैराडाइज। इसने कहा था खुद को कि मुझे ये कहा करो, आई एम द कमांडर फ्रॉम द पैराडाइज। इसने कहा था कि इसका उपनाम क्या है? कमांडर फ्रॉम पैराडाइज, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक, कमांडर फ्रॉम पैराडाइज। पैराडाइज इसने खुद को बोला था, स्वर्ग से उतरा सेना नायक। और इसने अपने आप को जो है आपका वो विक्सन बोलते हैं ना इसको, हाँ, क्लेवर विक्सन, क्लेवर फॉक्स डाल लीजिए, या विक्सन बोला जाता है वैसे तो, क्लेवर विक्सन या क्लेवर फॉक्स आप डाल लीजिए, इनको क्लेवर फॉक्स कहा जाता है। ओके जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका कार्यकाल 2 बार रहा है, पहले 1757 से 60 के बीच में, फिर 1765 से 67 के बीच में। मीर जफर, इसे क्लाइव का गधा या फिर सीआर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। मीर जफर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में मीर जफर ने ही अपने जो ससुर हैं सिराजुद्दौला उनको धोखा दिया था, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है कि क्लाइव का गधा है ये कौन है? क्लाइव का गधा है। ठीक है, चलो तो मीर जफर की बात अगर मैं बात करूं तो 1757 में इसी ने सिराज को धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, सिराजुद्दौला को धोखा इसने दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा इसने दिया था। ये बहुत मेजर पॉइंट बनेगा, किसको धोखा दिया है? सिराजुद्दौला को धोखा दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं उप दीवान, ये सब डिवीजन है। प्लासी के बाद मोहम्मद रजा खान बंगाल, सिताब खान बिहार और राय दुर्लभ उड़ीसा को बनाया गया था। इसके उपदीवान किसको, इसने उपदीवान किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राम को बिहार से और राय दुर्लभ को उड़ीसा से। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उपनाम किसने दिया? एक उपनाम इसने स्वयं लिया है और बाकी लोगों के द्वारा कहा जाता था। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये चीज भी आप समझ पाए हैं। आगे बढ़ता हूं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये बातें जरूरी हैं। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो जो प्रमुख काम हुए हैं सर, वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिली है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई है, जिसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली, साथ में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन की व्यवस्था की गई। ये कौन देगी? बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला चरण। दूसरा चरण 16 अगस्त को हुआ था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच नवाब पर
52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और तीसरा पॉइंट ये था कि भाई कड़ा मानिकपुर की जमीन, कड़ा मानिकपुर आज की डेट में प्रयागराज में है, आज की डेट में प्रयागराज में है, ठीक है। यह भूमि मुगलों को चली गई, यह भूमि किसको चली गई? मुगलों को गई है। यह पॉइंट आपको देखने को मिलता है, यह भूमि किसको चली गई? मुगलों को चली गई है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। यह किसके समय में हुई है? सर रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई है। आगे बढ़िए, अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में बात करता हूं, वो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। तो इसके समय में जो इंपॉर्टेंट काम है वो एक इंपॉर्टेंट काम ही हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का गवर्नर जनरल, कहां पे? बंगाल के अंदर। तो यानी बंगाल का गवर्नर जनरल देखने को मिला वॉरेन हेस्टिंग्स 72 से 85, प्रथम गवर्नर जनरल यही है। रेगुलेटिंग एक्ट 73 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यही बना था। इसने द्वैत शासन का अंत किया। 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। इसने न्यायिक सुधार किया, प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों को नींव डाली है। महाभियोग, कुशासन और नंद कुमार मामले के कारण लंदन में इस पर महाभियोग चलाया गया था, जिसके चलते यह पद से हट गया था। ये पूरी कहानी आप समझते हैं, ये इंपीचमेंट हुआ है इसका इंपीचमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये वॉल्टर वर्ज के द्वारा किया गया था, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, मतलब इसने बंगाल के गवर्नर का पद खत्म किया था, बंगाल का गवर्नर पद जो था खत्म किया था, और दूसरा बंगाल के नवाब का पद भी खत्म किया था। बंगाल नवाब पद भी इसी ने खत्म किया था, दोनों ही पद इसने खत्म किए हैं, बंगाल के गवर्नर का पद भी और बंगाल के नवाब का पद भी, ठीक है। क्या इसने सिविल सर्विसेज की नींव डाली थी? बिल्कुल नहीं। दूसरा है नंद कुमार का मामला क्या था? 1775 का मामला है। नंद कुमार से इसने 5 लाख रुपए लिए थे, ये कहते हुए कि मैं तेरे बेटे को बंगाल का नवाब बना दूंगा, जबकि यह पद खत्म हो चुका था। इसलिए उसने 5 लाख रुपए दे दिए। 5 ही लाख रुपए इसने खसीटा बेगम से भी लिए थे। और जब 2 व्यक्तियों से पैसे ले लिए तो बनना तो कोई नहीं था, कोई नहीं बना। उस चक्कर में नंद कुमार कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया, जो कि 1773 एक्ट के माध्यम से ही बना था। लेकिन ये जैसे ही वहां पहुंचा, वॉरेन हेस्टिंग ने अपने प्रभाव के चलते नंद कुमार को फांसी दिला दी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर को समझ में आया कि वॉरेन हेस्टिंग बहुत कमीन आदमी है। इसकी वजह से इसकी शक्तियों को रोकने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में क्या रहता है? पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये तुरंत, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये क्या करता है? यह लंदन चला जाता है, वहां इसके ऊपर विरोध कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। इंपॉर्टेंट लीजिए, आगे हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या सुधार हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेंगी, ये पेपर में बहुत आती हैं, ये कहीं नहीं पढ़ाई जाती, बट ये पेपर में बार बार आती हैं। कृपया करके ध्यान से समझना, ठीक है। चलो पंडित जी बहुत ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कोलकाता में स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, हेस्टिंग्स का मित्र था। अन्यों की अगर मैं बात करता हूं कौन कौन है, सर लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, लिमेस्टर भी था, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स देखने को मिले। हाइड एंड चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम मदरसा जो था वो 1781 में कोलकाता में मुसलमानों की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था, इसी के समय में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, वो इसी के समय में हुई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई है, जो इसी के समय में हुई है। याद रखना, चार्ल्स विल्किंस ने इसी के समय में भगवत गीता का जो रूपांतरण है वो अंग्रेजी में किया है, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया है, विल्किंसन। दूसरा समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ठीक है, इसी के समय में किया गया था। बंगाल गजट 1780 से शुरू था, ठीक है। ये सारे काम इसी के समय में हुए थे। और ये जो है चार्ल्स विल्किंसन ने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है भगवत गीता का, वो भी है। अच्छा, इसने भगवत गीता के ऊपर डायरेक्टली ऐसे ही नहीं किया कि डायरेक्टली बिल्कुल एकदम ट्रांसफर नहीं किया है, जो इसको जरूरी लगा वो किया है।
अब भगवत गीता में ये श्लोकों को थोड़ी ट्रांसफर कर पाएगा। जैसे श्लोक होते हैं भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन्यम सृजाम्य अहम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसको इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, बट हाँ इसका मतलब जरूर लिखा जा सकता है। और इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब जब अधर्म इस दुनिया में बढ़ेगा, जब जब सत्य असत्य के समक्ष कमजोर पड़ेगा, मैं भगवान पृथ्वी लोक पर पुनः अवतरित होता रहूंगा। ये उनका मतलब है। यदा यदा ही धर्मस्य है, और वो पैदा होकर धर्म की स्थापना करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ध्यानपूर्वक इनके बारे में याद रखना कि ये इंपोर्टेंट पॉइंटर्स आपको पता लगते हैं, इन्हीं के समय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम अगले पॉइंटर्स की चर्चा करते हैं। आगे हेस्टिंग्स के समय में काफी सारे बैटल्स भी हुए हैं और कई सारे युद्ध भी लड़े गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मराठों के साथ है सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़ा गांव और सालाबाई की संधि इसी के समय में हुई है। ठीक है, सूरत की संधि, ये बड़गांव की संधि सब इसी के समय में आपको देखने को मिलती है। जैसे सूरत की संधि कब होती है सर, ये 1775 में आपको देखने को मिलती है, 1775 में देखने को मिलती है। पुरंदर की 1776 में देखने को मिलती है। बड़गांव सालबाई की संधि आपको देखने को मिलती है 1786 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। बड़गांव और ये सेम टू सेम ईयर में हुई है। किसके किसके समय में हुई है ये देखो, अगर मैं बात बताऊं, यह हुई है ब्रिटिश और रघुनाथ राव के बीच में, ब्रिटिश एंड रघुनाथ राव के बीच में हुई है, रघुनाथ राव के बीच में हुई है। यह नाना फडणवीस और ब्रिटिश के बीच में हुई है, ब्रिटिश एंड नाना फडणवीस के बीच में, ब्रिटिश एंड नाना फडणवीस के बीच में हुई है, नाना फडणवीस के बीच में हुई है। और फिर आपको देखने को मिलती है जो सालबाई की संधि है, यह भी ब्रिटिश और मराठों के बीच में हुई है, ब्रिटिश मराठा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 4080 से 84 मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में हुई है इसी के समय में, और हैदर अली की मृत्यु भी 1782 में इसी के समय हुई। पोलीनूर का युद्ध 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। इंपोर्टेंट बैटल देखने को मिलता है, इसी के समय में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंग्लैंड के पीएम विलियम पिट के नाम पर आया था, जिसने दोहरे शासन की शुरुआत करी थी। इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग लंदन गया था, इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग लंदन गया, इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग लंदन गया था, इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स लंदन गया, हेस्टिंग्स लंदन गया था, लंदन गया। ठीक है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या यहां पर लग रही होगी। स्लाइड्स एंड डिजाइन कैसा है, बढ़िया, मजे आ रहे हैं, याद रखना। याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नवालिस आता है इसके बाद कौन आता है, कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस 86 से 93 के बीच में रहता है, और कॉर्नवालिस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट काम है वो समझ लीजिए। सबसे पहले ये जनक है भारतीय सिविल सेवा का, इंडियन सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज की व्यवस्था का जनक यही माना जाता है। इस 1793 में इसने भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस व्यवस्था को शुरू किया। अब यहां पर समझते हैं, एक और पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो भी इसी के समय में शुरू हुआ है। वो स्थायी बंदोबस्त कैसे शुरू हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। हाउ द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड इन हिज एरा, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इसको बोलते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, दरअसल मैं इसके परमानेंट सेटलमेंट की चर्चा इसके समय में करता हूं, वो कैसे स्टार्ट होती है। देखो बात को शुरू करते हैं। इसके समय में 1792 के अंदर जॉन शोर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन शोर ने कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो 1792 में जॉन शोर ने एक कॉन्सेप्ट जो दिया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम इसने दिया था, जमींदारी प्रथा। ये बंगाल के लिए इसने दी थी, बंगाल के लिए। तो इसने इसको लागू करके देखा। इसमें क्या होता था, पूरे जो गांव की जमीन थी वो एक जमींदार के नाम कर दी जाती थी। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, पूरे गांव की जमीन जो होती थी, पूरे गांव की जमीन वो एक जमींदार के नाम पर कर दी जाती थी, जमींदार के नाम पर कर दी जाती थी। और जमींदार क्या करता था, उसका 1/11 हिस्सा तो खुद के पास रखता था, लेकिन 10/11 हिस्सा जो होता था वो ब्रिटिशर्स को देता था। उससे ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ।
अपने इस एक हिस्से को बड़ा बनाने के चक्कर में इस भारतीय जमींदार ने लोगों को बहुत लूटा। लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे इतना फायदा हुआ कि शुरुआत में तो जमींदारी सिस्टम 10 इयर्स के लिए लगा था, फिर बाद में इसी को परमानेंट कर दिया गया। तो हमें पता लगता है कि परमानेंट यानी स्थायी बंदोबस्त शुरू होता है। जो सूर्य उदय का समय वो है कानून, वो भी इसी के समय में आया था, सूर्यास्त कानून बोलते हैं। होता क्या था कि जमींदारों ने भी जमींदार अपॉइंट करने शुरू कर दिए थे। बोली लगने लगी थी कि शाम तक मैं तुम्हें इस गांव से इतना टैक्स लाके दे दूंगा। तो सूर्यास्त का कानून कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर बैटल 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसके अंदर टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में बैटल हुआ था। टीपू वर्सेस कॉर्नवालिस के बीच में बैटल हुआ था और कॉर्नवालिस जीत गया था। कॉर्नवालिस बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, कॉर्नवालिस जीत गया था। कॉर्नवालिस नेपोलियन से भी बैटल लड़ा है कॉर्नवालिस ने, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। दूसरा है इसकी समाधि जो है एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है, क्योंकि 1805 में इसकी हत्या भारत में ही कर दी गई थी। 1805 में इसकी हत्या भारत में ही हुई है। 1805 में इसकी हत्या भारत में ही हुई है। इसकी हत्या भारत में ही हुई है, में ही हुई है। 1805 में इसकी हत्या भारत में ही हुई है, ठीक है, याद रखना। ही वॉज डाइड इन इंडिया इन 1805 एट गाजीपुर। हत्या भारत में हुई है, इसको किसी ने पेट में चाकू मार दिया था और इसको यहीं पे हंसा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे, तगड़े तरीके से इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट बताओ। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे हम बात करते हैं अगला सवाल। इसके बाद आता है जॉन शोर और वेलेजली। जॉन शोर और वेलेजली आपको देखने को मिलेंगे। जॉन शोर का जो कार्यकाल है वो आपको देखने को मिलता है। जॉन शोर का कार्यकाल 93 से 98 तक जॉन शोर का कार्यकाल देखने को मिला है। 1793 से लेकर 98 तक देखने को मिला है। एंड जो वेलेजली है इसका टेन्योर आपको देखने को मिलता है 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल देखने को मिला है। बात कर लेते हैं। जॉन शोर के द्वारा हस्तक्षेप की नीति लेकर आई गई थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन लेकर आई गई थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय राज्यों के अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं दिया जाएगा, अपितु भारतीय राज्य भी उनके कार्य में कोई इंटरवेंशन ना करें। ट्रीटी ऑफ अलायंस वेलेजली के द्वारा लाई गई थी, इंपोर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अलायंस क्या थी? अभी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बना है ट्रीटी ऑफ अलायंस का। ट्रीटी ऑफ अलायंस में क्या था कि ट्रीटी ऑफ अलायंस में अगर कोई भारतीय राज्य जुड़ना चाहता है तो उसको ब्रिटेन की सेना अपने महल में रखनी पड़ेगी, उसका खाना देखना पड़ेगा, उसका रहना देखना पड़ेगा। बदले में अगर उस पर कोई अटैक करता है तो उसकी जिम्मेदारी वह सेना उठाएगी। दूसरा काम, ये जो आपको सेना देखने को मिलेगी जब रहेगी, सहायक संधि में कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो राज्य जिसने भी सहायक संधि को एक्सेप्ट किया है वो किसी भी प्रकार से, वो राज्य किसी भी प्रकार से, आप देखेंगे कि वो राज्य किसी भी प्रकार से, एक इंपॉर्टेंट काम, कि वह किसी अन्य राज्य के साथ संबंध नहीं रख सकता, चाहे वह अंग्रेजी राज्य हो, चाहे वो अंग्रेजी कंपनी हो, चाहे वो भारतीय राज्य हो। सब्सिडरी अलायंस इसको बोला जाता है, सब्सिडरी अलायंस इसको बोला जाता है। और हैदराबाद का जो निजाम था इसने इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य था 1798 में, पहला राज्य ही था। चौथा आंग्ल मैसूर बैटल 1799 में इसी के समय हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा इसी ने किया है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज 1800 में कोलकाता में स्थापित होता है, वो भी वेलेजली के समय में ही स्थापित हुआ है। कमाल की बात यह है कि टीपू सुल्तान की हत्या भी किसने करी है? टीपू सुल्तान खुद को मैसूर का शेर कहता था, ये अपने आप को मैसूर का शेर कहता था, तो इसकी हत्या वेलेजली ने कर दी और वेलेजली ने इसकी हत्या करी और वेलेजली ने खुद को क्या कहा? अपने आप को इसने बंगाल का शेर कहा। इसने कहा शेर, इसने खुद को बंगाल का शेर कहा था। बंगाल का शेर इसने खुद को कहा, इसने खुद को क्या कहा है? बंगाल का शेर। ठीक है, कृपया करके इसको नोट करिए, ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? ओके सर, क्लियर है। जॉन शोर और वेलेस्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंटर आपको देखने को मिलता है वॉर्लो और मिंटो फर्स्ट। वॉर्लो और मिंटो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है। यह है जॉर्ज वॉर्लो। जॉर्ज वॉर्लो है, बॉर्लो, अच्छा बी, अरे ये बॉर्लो है, बॉर्लो एंड मिंटो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। मिंटो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। मिंटो का जो कार्यकाल है वो 7 से लेकर 13 तक रहा है। जॉर्ज वॉर्लो का जो कार्यकाल है वो बहुत छोटा ही कार्यकाल रहेगा, 1805 से लेकर 1807 के बीच में, क्योंकि इसके बाद मिंटो आएगा। मिंटो का कार्यकाल कितना रहा है? 1807 से लेकर 13 के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। बहुत बढ़िया, कार्यकाल बताता हूं। इसी समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ है। वेल्लोर जो विद्रोह है वो आपको इसके समय में देखने को मिलेगा। वेल्लोर विद्रोह इसी के समय में हुआ है। वेल्लोर अग्रेशन इसी के समय में देखने को मिलेगा। वेल्लोर अग्रेशन आपको इसी के समय में देखने को मिल जाएगा। मिंटो के समय में अमृतसर की संधि 1809 में हुई है। सतलुज नदी के किनारे इसको सीमा बनाया गया था कि सतलुज नदी से इधर ब्रिटिशर्स रहेंगे, पंजाब रहेगा, सतलुज रिवर के इधर ब्रिटिशर्स रहेंगे, व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, अगला है चार्टर एक्ट 1813। शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन और कंपनी के जो मोनोपोली है उस पर रोक, कंपनी के अधिकार पर रोक इसी के समय में हुई है। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति। एकाधिकार यानी मोनोपोली की समाप्ति। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली की समाप्ति इसी के समय में हुई है। मोनोपोली की समाप्ति इसी के समय में देखने को मिलेगी। एक और बात समझिएगा, अन्य ब्रिटिश कंपनियों का आगमन भी यहीं शुरू हुआ है। अन्य ब्रिटिश कंपनियों का आगमन, अन्य ब्रिटिश कंपनी आगमन आपको यहीं पर देखने को मिला है कि अदर ब्रिटिश कंपनीज का आगमन यहीं पर देखने को मिला है। ठीक है, फटाफट बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, फटाफट बताइए। देखो मैं सच बता रहा हूं, इस लेवल का ना तो आप कभी पढ़े हैं ना ही आगे पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये है बच्चे मिंटो के और वॉर्लो के समय में। वॉर्लो से याद रखना वेल्लोर, वॉर्लो से याद रखना वेल्लोर, काफी हद तक मर्ज करेगा तो याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद वॉर्लो के बाद आपको देखने को मिलेगा हेस्टिंग्स आएगा। इसके बाद हेस्टिंग्स आपको देखने को मिलेगा। हेस्टिंग्स के समय में एंग्लो नेपाल बैटल होता है और शगोली की संधि आपको देखने को मिलता है। देखो याद रखने का तरीका है, जो नेपाल के लोग होते हैं उनकी आंखें आपको छोटी छोटी देखने को मिलती है ना, छोटी छोटी, तो याद रखना उनकी आंखों में गोलियां होती है भाई। यार नो ऑफेंस, मजाक कर रहा हूं, उनकी आंखों में होती है छोटी छोटी गोलियां, तो गोलियों से ही आपको याद रखना है संगोली, गोलियों से याद रखना है शंगोली। शुगौली की संधि है, शंगोली भी बोलते हैं। शंगोली आपको ट्रीटी देखने को मिलती है। शंगोली ट्रीटी आप याद रखना किस किस के बीच में हुई है। होता क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध आपको देखने को मिलता है, 14 और 16 के बीच में हुआ था। अंग्रेज नेपाल से वापस आ गए थे। ठीक है, अंग्रेज नेपाल से वापस आ गए थे, तो इन्हीं के समय के बीच में आपको देखने को मिलता है जो शंगोली की ट्रीटी है, ये हेस्टिंग्स के समय में हुई है। नाम है हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। लगान सीधे किसान से लिया जाता था। 10% से लेकर 33% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था और ये केवल साउथ इंडिया में चलता था, साउथ इंडिया में चलता था। अगला है कि हिंदू कॉलेज 1817 में राममोहन रॉय के द्वारा और डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से इसको कहां शुरू किया गया था? कलकत्ता में शुरू किया गया था। मजा आया? ट्रीटी ऑफ सगोली का 1816 का एक बॉर्डर तय किया गया था कि ब्रिटिशर्स इधर नहीं जाएंगे, नेपाल की सीमा को निर्धारित कर दिया था। नेपाल जीत गया था इस बैटल को। मजे आ रहे हैं नहीं, मुझे ये बताइए बस। देखो बच्चे, आपको याद कराना ही मेरा मोटिव है। ठीक है, आपको याद कराना ही मेरा मोटिव है। ये बॉर्डर आपको दिख रहा है ना बस, कि एक लाइन खींचिए नेपाल के। ठीक है, चलो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिस वाज हेस्टिंग्स, ये हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया काम था। 1813 से 23 के बीच में हेस्टिंग्स रहा है, उसके ये काम रहे हैं। ठीक है, चलो अब हेस्टिंग्स मैं आपको बढ़िया तरीके से बताऊं कि हेस्टिंग्स को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है,
भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, इसके बारे में भी याद रखना, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हिसाब किताब है। यहां पे आप वापस आएंगे, हेस्टिंग्स की बात चल रही है ना, हेस्टिंग्स की, यह आपको देखने को मिल रहा है, हेस्टिंग्स की बात चल रही है ना, तो ये हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट इन दोनों के कार्यकाल को दरअसल मर्ज कर दिया गया है। अब क्यों कर दिया गया उसकी बात करूंगा, हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट, यह आपको देखने को मिला है हेस्टिंग्स, इसका एमहर्स्ट का कार्यकाल दिया ही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं बता दूंगा आगे, हेस्टिंग्स के बाद हम बात करेंगे। हेस्टिंग्स के समय में कुछ और भी काम हुए, प्रमुख विद्रोह और समाचार पत्र भी इसके समय में देखने को मिले, जैसे कि विद्रोह की मैं बात करूं, पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, और कच्छ विद्रोह गुजरात में हुआ था। ये तीनों इसी के समय में हुए थे। पाइका विद्रोह आपका जो आता है सीजीएल के अंदर आ चुका है 2022 में, जो रामोसी विद्रोह है यूपीएसआई की परीक्षा में आ चुका है 2017 वाली में, और जो कच्छ विद्रोह देखने को मिला है वह आपकी एमटीएस जैसी घातक परीक्षाओं में आ चुका है 2019 की परीक्षा में। 2019 एमटीएस मजबूत था, तो यहां पर ये आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये हेस्टिंग्स के प्रमुख जो आपको एग्रेशंस देखने को मिलते हैं और मेजर न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो प्रमुख विद्रोह है, मेजर इसके समय में अग्रेशन है, मेजर अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड यहां पर जो मेजर न्यूज़पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स एंड अग्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो इसके समय में हुए हैं, पाइका और ये प्रेस मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय द्वारा फारसी भाषा में शुरू किया गया था इसी के समय में। हेस्टिंग्स को यह भी कहा जाता है कि यह भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है, ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है। क्यों है मुक्तिदाता, इसके बारे में रीजन है, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता इसको कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता इसको कहा जाएगा, मुक्तिदाता इसको कहा जाएगा, और इसके पीछे का कारण यही है कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे जो लगी हुई रोक थी उसको हटाया था, ठीक है। बट इसको यहां नहीं, इसको हम आगे लिखेंगे क्योंकि इसके बाद एक और रोक लगी है, तो इसको आगे लिखेंगे। बट ये समझ में आया आपको, मिरातुल जो अखबार है फारसी का है, ये राजा राममोहन रॉय के द्वारा लिखा गया था। राजा राममोहन रॉय वॉज ए पॉलीलिंग्विस्ट, उनको कई सारी भाषाएं आती थी। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पर समझना पहले ही, एमहर्स्ट का कार्यकाल मायने नहीं रखता। एमहर्स्ट का कार्यकाल, एमहर्स्ट यह भी बंगाल का गवर्नर जनरल है, बट यह कार्य मायने नहीं रखता क्योंकि यह 1823 से 28 तक रहा है, बट ये मायने नहीं रखता क्योंकि पेपर में कभी भी नहीं पूछा गया और ना ही भविष्य में आगे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल है, विलियम बेंटिक 28 से 35 तक रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, क्योंकि 1833 का चार्टर अधिनियम इसी के समय में आया, इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जहां बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे केवल मद्रास और बॉम्बे था, इसके नीचे सब कुछ चीजें इसके साथ स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे, जो 1819 का इंपैक्ट की आप बात कर रहे हैं वो ये था कि आप लोकल भाषाओं में भी पत्र लिख सकते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजिंग कर सकते हैं, ठीक है तिवारी जी, ठीक है, याद रखो। अब यहां पर हम बात करते हैं, सती प्रथा का अंत आपको देखने को मिलेगा, एबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, एबोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है यार तिवारी भाई, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, याद रखना। राजा राममोहन रॉय के सहयोग से कानून बनाकर इन्होंने कुप्रथा को समाप्त किया था, सती सिस्टम को। किसकी हेल्प लगी थी, राजा राममोहन रॉय की हेल्प लगी थी। अगला पॉइंटर भी यहां क्रिएट होता है, इसने ठगी प्रथा को भी रोका था, ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमन की सहायता से रोका था। यह सवाल आपका सीपीओ 2024 में आया है कि स्लीमन की सहायता से क्या रोका गया है, तो कृपया करके इसको भी याद रखना। ठगी प्रथा का अंत इसी ने किया है, ठगी सिस्टम अबॉलिशमेंट, ठगी सिस्टम अबॉलिशमेंट इसने किया है, अबॉलिशमेंट इसी के द्वारा किया गया है, ठगी सिस्टम अबॉलिशमेंट, ठीक है। आप किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे,
ठगी सिस्टम का अबॉलिशमेंट इसी के समय में आपका किया गया है। ठीक है, चलिए। ठीक है, याद रखिएगा, दैट वाज विलियम बेंटिक, इंपॉर्टेंटली याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगले सवाल की बात करते हैं, अगले पॉइंटर की बात करते हैं। विलियम बेंटिक के समय में और भी काम हुए हैं, क्योंकि ये कहां से कहां तक रहा, 28 से 35 तक रहा है। इसी के समय में आप देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम है। लॉर्ड मैकॉले की सुझाव पर 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया, तो इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आपको देखने को मिला है। यह फरवरी 2 फैब 1834 में 2 फैब 1834 में ब्रिटिश संसद से पारित हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, पार्लियामेंट से पास हुआ था। ये मुझे याद है क्योंकि इस समय मेरी याददाश्त है। यहां पर इसने कहा था मैकॉली ने, इफ वी वांट टू कैप्चर द इंडिया, फर्स्टली वी हैव टू डीम देयर कल्चर एंड द एजुकेशन दे हैव, वी हैव टू क्लैरिफाई दिस, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कल्चर and the linguistic behavior. We are the supreme, we are the prior, we have to let them understand this thing. वो कहते हैं कि हमें उनको समझाना पड़ेगा कि हम ही सर्वोपरि हैं, उन्हें जो कुछ भी आता है वो बिल्कुल फर्जी है, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। विधि आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। चलो, इसके बाद विधि आयोग की चर्चा की जाती है। दिस इज नोन एज विधि आयोग, दिस इज नोन एज आपका जो है विधि आयोग को बोला जाता है वर्तमान में हमारा लॉ कमीशन। लॉ कमीशन आपका यहाँ पर बनाया गया है, कमीशन आपका बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था 1834 में, जिसके जो पहले अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, मैकॉले ही है, यही है टीबी मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ही है। ठीक है, चलो याद रखना, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखना। मैकॉले आगे चलकर जो आईपीसी बनती है, इंडियन पेनल कोड बनता है, वो इसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। आगे हम बात करें, अगला सवाल हम देखते हैं। आगे आता मैटकॉफ और ऑकलैंड। अब यह मैटकॉफ या ऑकलैंड कोई भी आ रहा है, मैटकॉफ या ऑकलैंड कोई भी आ रहा है, तो इनके लिए चीजें अब अलग रहेंगी, मैटकॉफ के लिए भी ऑकलैंड के लिए भी। वो भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, मैटकॉफ के लिए भी और ऑकलैंड के लिए भी, दोनों ही चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। यहां से आते हैं मैटकॉफ और ऑकलैंड। पहले आएगा मैटकॉफ, एक ही साल रहेगा 35 से 36, फिर आएगा ऑकलैंड, ये रहेगा 36 से 42। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना, ये एक ही साल रहेगा और ये थोड़ा ज्यादा साल रुक जाएगा। मैटकॉफ के बारे में चर्चा कर चुका हूं, ये 1835 से केवल 36 तक रहेगा, या 1835 से केवल 36 तक रहेगा। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, ऑकलैंड। ऑकलैंड 1836 से स्टार्ट करेगा, 42 तक रहेगा। बात बता दूं, मैटकॉफ इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रेस से प्रतिबंध हटाए थे, इसलिए मैं बता रहा था मैटकॉफ के बारे में। मैटकॉफ वो आदमी है जो 1835 में प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाता है। प्रेस पर प्रतिबंध लगाए किसने थे सर, अभी जो पीछे आपने होर्डिंग देखा था, मैटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। यही है भारतीय प्रेस मुक्तिदाता। जो पीछे मैंने लिखा था, मैं वो लिख रहा था मतलब उल्टा लिख रहा था उसका, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता इसको कहा जाता है, मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। एंड जो ऑकलैंड है, प्रथम आंग्ल अफगान बैटल हुआ था, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित जो ग्रैंड ट्रक रोड थी, जीटी रोड, इसकी मरम्मत इसने कराई थी। पहला अफगान युद्ध भी ऑकलैंड के समय में हुआ था। तत्वबोधनी सभा आपको देखने को मिलती है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वो इसी के समय में स्थापित हुई है। तत्वबोधनी सभा इसी के समय में स्थापित हुई। ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखना। ठीक है, चलो ठीक बात है, ओके। इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है सचिन, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे।
तत्वबोधिनी सभा के बारे में भी याद है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। इसके बाद एलन बोरो आपको देखने को मिलेगा और हॉर्डिंग फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा। एलन बोरो और हॉर्डिंग फर्स्ट, ठीक है। एलन बोरो का जो कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा या हॉर्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, इसमें समझिएगा सर, एलन बोरो जो है यह दास प्रथा का अंत करता है। यह 1842 से 44 तक रहा है। 1842 से 44 तक एलन बोरो रहा है। 1842 से लेकर और 44 तक रहा है एलन बोरो। एलन बोरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि इसके अंतर्गत आपको होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो, और ये रहेगा हॉर्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 तक हॉर्डिंग, ठीक है। चलो, आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हम इसके बारे में और चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने के लिए फिर से उन स्लाइडों की मदद ले सकते हैं कि सर एलन बोरो 44 तक, हॉर्डिंग आपका 44 से 48 तक देखने को मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर चलाया जा रहा है। चलो, इनके समय में आपको बहुत ज्यादा काम देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी देख लीजिए कौन कौन से मेजर काम हैं, ठीक है। जैसे एलन बोरो के समय में आप देखेंगे भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत एलन बोरो के द्वारा की गई थी, 1843 में की गई थी। हॉर्डिंग फर्स्ट वो है, इसके समय में पहला आंग्ल सिक्योर 45-46 हुआ था। इसका जो एंड होता है वो कैसे होता है सर, इसके लिए होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर आपको देखने को मिलेगी, लाहौर 1846 में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही लाहौर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ ही लाहौर जो है ब्रिटिशर्स के पास चला गया और पंजाब का जो वर्तमान स्वरूप है यह आपको देखने को मिलेगा। आपको वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिल गया। अभी क्वेश्चंस जब आएंगे आप सबकी सारी नींद उड़ जाएगी। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे आप सबकी सारी नींद उड़ जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डलहौजी। डलहौजी जो है 1848 से 46 के बीच में रहा है, ठीक है सर। देखो, इसमें याद रखने का तरीका बताता हूं, बड़ा प्यारा तरीका है। देखो, पहले तो दास है, देखो इसके नाम में आ रहा है हे ब्रो, ब्रो, हे ब्रो, संडे की छुट्टी करते हैं ब्रो, ये ब्रो आ गया। हे ब्रो, संडे की छुट्टी करते हैं। हे ब्रो, दास क्यों कह रहे हो? दास नहीं होता ब्रो, बी यूनिक ब्रो, दास थोड़ी होता है कोई। तो ये भी आप समझ सकते हैं, दास प्रथा का अंत और रविवार की छुट्टी, ये यहीं पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डलहौजी 48 से 56। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इसने शुरू की थी। राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाने की नीति थी। इसके लिए यह होता था अगर किसी का पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है तो वो भी मिला दिया जाएगा। किसी का कोई पुत्र अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं है तो वो भी ब्रिटिशर्स के साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। अगर कोई कुशासन करता है, ठीक है, कुशासन करता है, ठीक से शासन नहीं करता तो उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। सबसे पहले सतारा 1848, संबलपुर, जैतपुर 49, झांसी 53, नागपुर 54 को हड़पा गया था। अवध पर 1856 में बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया गया। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा दिया गया और इसको कब्जा करके नावे वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। अवध पर कब्जा किया, मेजरली जगह पर इसने कब्जा किया। ट्रेन की शुरुआत डलहौजी के समय में ही होगी। ट्रेन की शुरुआत डलहौजी के समय में ही होगी, अगले पेज पे बताया है मैंने। ट्रेन की शुरुआत हुई, पोस्टल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई, वो सब इसी के समय में, ठीक है, याद रखो। ओके, आपको बेटा 1 मिनट लगेगी ये कहने में कि सर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। क्या वो टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है क्या? मैं घर से ठा ली हूं। वाजिद अली लास्ट नवाब है, लास्ट नवाब ऑफ अवध है, लास्ट नवाब ऑफ अवध है। अवध के लास्ट नवाब आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डलहौजी तकनीक और प्रशासनिक सुधार में कैसे आया। जैसे रेलवे है, तो रेलवे में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर पहली ट्रेन चली। इंजन सिंध साहिब सुल्तान, ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है, याद रखना। इंजन जो था वो सिंध में बना था, ठीक है, सिंध साहिब सुल्तान इंजन के नाम रखे गए थे और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। यह बनी है 1853 में, मुंबई से ठाणे चली 34 किलोमीटर पहली ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। डाक और तार, भारत में पहली बार डाक टिकट और तार सेवा कोलकाता से आगरा के लिए शुरू हुई थी, इसी के समय में हुई थी। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसी के समय में शुरू हुआ था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है, इसी के समय में। शिमला को क्या बना दिया गया? ग्रीष्मकालीन कैपिटल इसी ने बनाया था, समर कैपिटल इसी ने बनवाया था, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा याद रखें, ठीक बात। आगे हम बात करते हैं डलहौजी शिक्षा और विद्रोह। 1806 में वुड डिस्पैच एक्ट आया था, इंग्लिश इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच एक्ट। ये अंग्रेजी के लिए आया था, वुड डिस्पैच एक्ट, डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट आया था, ठीक है, याद रखना। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के साथ मसौदा डलहौजी ने तैयार किया था। संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू का विद्रोह 1855 और 56 में इसी के समय में शुरू हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में इसी के समय में हुआ है। और आईसीएस की परीक्षा 1853 को प्रतियोगी आधारों पर होने लगी। पहली परीक्षा 1855 में लंदन में हुई थी और 1855 से लेकर 1922 तक यह लंदन में हुई है। 1922 तक यह लंदन में हुई है। भारत में पहली बार कब हुई है? 1920 इलाहाबाद में भारत में पहली बार हुई है। इलाहाबाद में हुई है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन इंडिया आपको देखने को मिली है। भारत में पहली बार आपको देखने को मिली है 1922 में भारत में पहली बार देखने को मिली है। क्लियर है? जी हाँ, प्रणाम भाई, प्रणाम। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो आईसीएस की परीक्षा के बारे में भी चर्चा मैंने कर दी। 1853 में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान हुआ है। पहली परीक्षा 1855 में लंदन में हुई थी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, ठीक है, ओके भाई। 1922 में इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुई, सही है। विधवा का पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक, ओके सर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है भारत का पहला वायसराय, फिर आता है कैनिंग। फिर कैनिंग आपको देखने को मिलता है। इसका 56 से लेकर 62 तक यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है। क्योंकि वायसराय का पोस्ट कब बनती है सर? वायसराय का जो पोस्ट बनता है वो बनता है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा बनता है, भारत शासन एक्ट के द्वारा बनता है। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो अंगड़ाई तोड़ रहे हैं, ऊपर बैठ जाओ एक बार, क्योंकि यहां से क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। यहाँ के जितने भी पॉइंटर्स हैं ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। थोड़ा दिमाग खोल लो अपना। इसी के समय में महान क्रांति हुई, जिसे बाद का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। 1857 का जो रिवॉल्ट है वो इन्हीं के समय में हुआ था। जो प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से छीनकर क्राउन के हाथ में चला गया। सचिव का पोस्ट 1858 के अधिनियम के द्वारा सचिव का पद बनाया गया था। पहला सचिव स्टैनली था। क्योंकि सचिव का पोस्ट कैसे बना? क्योंकि 1858 के एक्ट में क्या हुआ था, एक भारत परिषद बनी थी। क्या बनी थी? एक भारत परिषद बनी थी। भारत परिषद बनी कहां पर थी सर? ये लंदन में बनी थी। इसके अंदर 15 मेंबर हुआ करते थे। इसके अंदर कितने? 15 सदस्य हुआ करते थे। और इन्हीं 15 सदस्य का जो काम था वो सचिव को सलाह देना था, और ये मिलकर ही भारत के लिए आगे कानून बनाएंगे। ठीक है, चलो याद रखें। अगला सवाल ये रहा, कैनिंग के द्वारा प्रमुख सुधार क्या क्या हुए? इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कानून के रूप में कैनिंग ने लागू किया। देखो, इसका ड्राफ्ट किसने रेडी किया है? जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। इसमें एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को कि सर यह 1856 में हुआ है, इसको कैनिंग ने लागू किया है या डलहौजी ने? डलहौजी उसका ड्राफ्ट रेडी करके जाता है, लागू उसको किया है किसको? विडो रीमैरिज एक्ट को किसने लागू किया? डलहौजी ने किया। इसको विडो रीमैरिज बोलते हैं, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज इसको बोलते हैं, रीमैरिज। विडो रीमैरिज आपको जो बोला जाता है, इसको कानून के रूप में कैनिंग के द्वारा लागू किया गया है। आईपीसी 1860 और सीआरपीसी की शुरुआत सीआरपीसी की नहीं हुई है, आईपीसी 1860 की शुरुआत इसके समय में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ओके, आईपीसी 1860 की स्थापना इसी के समय में आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस 1861 के एक्ट के तहत वायसरॉय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। बजट और टैक्स 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट, और विल्सन को फादर ऑफ टैक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसने टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया है। हाईकोर्ट 1862 में, हाईकोर्ट पहला कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, यूपी में पहले आगरा में बना था 1866 में, फिर वह इलाहाबाद में आता है 1869 में। याद रखेंगे जी हाँ, ठीक है, याद रखी जाती है। एक बात कही जाती है कि रोज उनसे मिलो चाहे ना मिलो, पर रोजगार से मिलो। आगे हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है एल्गिन और लॉरेंस। एल्गिन और लॉरेंस
देखो अब एल्गिन और लॉरेंस के बारे में समझना। एल्गिन के समय में प्रमुख कार्य क्या हुआ और लॉरेंस के समय में प्रमुख कार्य क्या हुआ, अब दोनों के बारे में समझना। वहाबी आंदोलन इसके समय में आपको देखने को मिलता है, कौन सा? एल्गिन के समय में देखने को मिलता है आपको वहाबी आंदोलन। और लॉरेंस के समय में आपको क्या देखने को मिलता है? सर लॉरेंस के समय में आपको प्रार्थना समाज 1867 में आत्मारामा पांडुरंगा के द्वारा देखने को मिलता है। आंगल भूटान युद्ध के बाद सिंचुला की संधि भी आपको देखने को मिलती है, इसी के समय में हुई है। सिंचुला की संधि आपको इन्हीं के समय में देखने को मिलती है। एल्गिन का कार्यकाल, लॉरेंस का कार्यकाल, दोनों जरूरी हैं, ठीक है। मीटर खींचो, दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि दोनों के टेन्योर को किस तरीके से आप याद रखेंगे। देखो तरीका क्या है एल्गिन का और इसका कार्यकाल याद रखने का तरीका क्या है। एल्गिन बहुत लंबे समय नहीं रहेगा, सिर्फ 1 साल तक रहेगा, 62 से 63। लॉरेंस रहेगा 5 साल, लॉरेंस रहेगा 5 साल, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। ओके, वो मैं लिख भी देता हूं। एल्गिन आपका 62 से 63 तक ही रहेगा, एल्गिन 1862 से 63 तक ही रहेगा, और ये 64 से 69 तक रहेगा। 1864 से 69 तक देखने को मिलेगा लॉरेंस, ठीक है। ये 5 साल का काल है। अब देखो लॉरेंस को हम क्यों जानते हैं? लॉरेंस जानते हो ना, लॉरेंस जानते हो? तो लॉरेंस किसी से प्रार्थना नहीं करता, सीधा कहता है कि भाई या तो तू कर दे, सीधा लॉरेंस धमकी देता है। पर ये वाला क्या है, ये ब्रिटिश वाला लॉरेंस है, तो ये सबसे प्रार्थना करता ढोलता है। दूसरा, ये इसके चुल्ल थी बहुत ज्यादा, लॉरेंस के बहुत ज्यादा चुल्ल थी, इसी वजह से इसने भूटान के साथ युद्ध करते। देखो भूटान कितना शांत है, लेकिन इसके चुल्ल भी तो थी, चुल्ल की वजह से सिंचुला की संधि आपको देखने को मिल जाएगी। इसी चुल्ल की वजह से आपको सिंचुला की संधि इसके समय में देखने को मिलेगी। अगला वहाबी आंदोलन जो है, वहाबी रिवोल्ट आपको इसके समय में देखने को मिलेगा। वहाबी वल्ला हबीबी वहाबी आपको देखने को मिल जाएगा एल्गिन के समय में, ठीक है, एल्गिन के समय में देखने को मिलेगा। ओके चलो, अगला सवाल आपको देखने को मिलता है मेयो के समय में। टेन्योर है 69 से 72। 1872 में भारत की पहली अनियमित अस्थायी जनगणना, टेम्परेरी सेंसस इसी के समय में शुरू हुई है। टेम्परेरी सेंसस इसी के समय में आपको देखने को मिलेगी, पहली टेम्परेरी सेंसस इसी के समय में है। मेयो कॉलेज अजमेर में राजाओं के बच्चों के लिए बनाया गया था, मेयो कॉलेज अजमेर के राजाओं के बच्चों के लिए मेयो कॉलेज बना था, इसी के समय में है, ठीक है, याद रखना। और पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे, ठीक है, और आपके चिपलुंकर जी के द्वारा बनाया गया था, चिपलुंकर और एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी चिपलुंकर, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए, हत्या, एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक कैदी शेर अली ने कर दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि मेयो की हत्या किसने करी थी? यह अंडमान निकोबार में गया था, यहां पर एक कैदी था जिसका नाम था शेर अली, शेर अली ने ही इसकी हत्या कर दी थी। जनगणना जो शुरू हुई थी वो इसी के समय में हुई थी, बट ये टेम्परेरी सेंसस है, ये 10 वर्ष में नहीं होती, ये टेम्परेरी सेंसस के तौर पर देखने को मिलती है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक समझ पा रहे हो भाई आप, ठीक है। मेयो ने इसको स्टार्ट किया 1872, समझ में आते हैं, आपको आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगला सवाल आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ब्रूक। नॉर्थ ब्रूक 72 से 76 तक रहा है नॉर्थ ब्रूक। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में स्थापित है, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज आपको देखने को मिलेगा, इसी के समय में है। आर्य समाज इन्हीं के समय में, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में स्थापित हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में शुरू हुआ था, इसी के थ्रू ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज बना था, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसी के समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में बनी है, और ये 1893 में इंडिया में आती है, और इंडिया में लेके आने वाली जो महिला है उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपको देखने को मिलती है। और जब ये 75 में बनी थी न्यूयॉर्क में, ये किसने बनाया था? सब मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा, ब्लावात्स्की के द्वारा बनाया गया था, ब्लावात्स्की ने इसको बनाया था, मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1893 में एनी बेसेंट के द्वारा इसको इंडिया में लाया गया था, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये भी चीज समझ पाए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नॉर्थ ब्रूक 72 से 76, समय में काम बहुत हुए हैं, ठीक बात। नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, लॉर्ड लिटन 76 से लेकर, लिटन कहां से 76 से लेकर 80 तक रहा है,
इसका उपनाम क्या है? साहित्यिक जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ, क्योंकि एक अच्छा राइटर है, लिटन एक अच्छा राइटर है, इसी वजह से इसको ओवन मेरेडिथ कहा जाता है। पहला दिल्ली दरबार 1870 में, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि 1 जनवरी को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1858 में, भारतीय भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध लगाने वाला काला कानून इसी ने लाया था। हथियार कानून, भारतीयों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। अगर आप हथियार रखना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। 1878 और 79, 1878 और 79 में आपका आया है। नेक्स्ट है आईसीएस आयु, अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ठीक है, याद रखना कि अगर आप आईसीएस की परीक्षा देना चाहते हो तो आयु पहले 21 हुआ करती थी, उसको अब 19 कर दिया गया। भारतीय भाषाओं में न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल या लोकल, उस चीज को रोक दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं। ये आपने देख लिया मेरेडिथ, इसका नाम क्या? ओवन मेरेडिथ लिटन का नाम है। ओवन मेरेडिथ लिटन का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला सवाल ये है, आता है रिपन। रिपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन बहुत जरूरी है, रिपन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सबसे लोकप्रिय वॉइस रॉय कहा है, मोस्ट फेमस, मोस्ट मोस्ट लाइक्ड वॉइस रॉय यही है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसको कहा जाता है भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक इसको कहा जाता है, उद्धारक इसको कहा जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था 1782 में। 1882 में इसने भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन को शुरू किया। नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस भी इसी ने शुरू करी थी। रेगुलर सेंसस भी इसी के द्वारा शुरू की गई कि अब जनगणना रेगुलर होगी। और हंटर कमीशन 1882 में यह आया था वुड्स एक्ट को चेक करने के लिए। वुड्स एक्ट जो आया था 1854 में, उसको री इवेलुएट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए आया था कि वो सही लगा है या नहीं, और प्रेस को आजादी दी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1881 में रद्द कर दिया। इसके द्वारा किए गए प्रमुख काम यही है, फटाफट नोट करो, नोट करिए। आज मैं आपको यह बात लिखित तौर पे दे सकता हूं, आज या आज के दिन, कि सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो वह चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलना। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये क्लास उसका बेस्ट एग्जांपल है। बट मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया है मुझे, लगी जाती लाइफ बापू दे उसूलां दे कुड़े। और पापा कहते सी कि भाई आप अपना काम करो, जो होगा वो देखा जाए, कर्म धारस्य कर्म वेन्यू, आपको देखने को मिले। अब मैं इतनी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, फिर भी आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि सर क्वेश्चन करा दो, ये कर दो, हम घूम आते हैं, सर की क्लास बाद में कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत ना, खुल के खेलो। ठीक है, याद रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 81 में ही रद्द हुआ है। नेक्स्ट है डफरिन की बात करते हैं, 84 से 88 तक रहेगा। 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टिव ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसका शुरुआत में जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारतीय एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन इसका नाम रखा गया था पहले। 1886 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह जो नाम है, यह नाम 1886 में मिला है। 1886 में किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई ने दिया है, दादा भाई द्वारा दिया गया, द्वारा यह नाम दिया गया है। थोड़ा सा याद रखते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस आपको देखने को मिलेगा। बर्मा का विलय यानी डिसोल्यूशन ऑफ बर्मा, डिसोल्यूशन ऑफ बर्मा, डिसोल्यूशन ऑफ बर्मा भी आपको देखने को मिल जाएगा। बर्मीज यानी म्यांमार बर्मा को जीतकर अंग्रेज साम्राज्य में इसी के समय में मिलाया गया है। और एचिसन आयोग, सिविल सेवा में सुधार के लिए एचिसन आयोग इसी के समय में आया, एचिसन कमीशन इसी के समय में आया, किसी के समय? डफरिन के समय में आया। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ह्यूम्स, यार ये एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लांटेड था, एलन ऑक्टिव ह्यूम्स प्लांटेड था। ठीक है, प्लांटेड था ये। ओके, हर हर महादेव। आगे हम बात करते हैं,
आगे हम बात करते हैं अगला डफरिन के बाद हम आगे चलते हैं। डफरिन के बाद आपको कौन कौन देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद के जो अंग्रेजी वायसरॉय भारतीय स्वतंत्रता की राह, अब यहां से शुरू होते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचेगा, मुश्किल से 10 स्लाइड और है, फिर हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक। अंग्रेजी वायसरॉय और भारतीय स्वतंत्रता की राह अब यहां से आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लैंसडाउन आता है, बहुत छोटे छोटे बातें होंगे इनके बारे में। लैंसडाउन आपको देखने को मिलता है 88 से लेकर 94 तक रहा है, और इसने ड्यूरेंट लाइन को खींचा था, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, इसका निर्धारण किया 1893 में। ड्यूरेंट लाइन अब वर्तमान में जो है आपको देखने को मिलती है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। वर्तमान में क्या है, ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, अब ये पाकिस्तान और अफगान के बीच की रेखा है, पाक और अफगान के बीच की रेखा है, अफगान के मध्य की रेखा है, पाक और अफगान के मध्य की रेखा आपको यह देखने को मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गिन सेकंड। 1894 से 99 में एल्गिन द्वितीय आता है। इसका प्रसिद्ध कथन है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और उसी के बल पर अधीन रखेंगे। ये एल्गिन ने कहा था। एल्गिन सेकंड है ये। एल्गिन सेकंड ने कहा था वी हैड वॉन द इंडिया बाय द स्वॉर्ड एंड वी विल कीप इट अंडर बाय द स्वॉर्ड। हमने स्वॉर्ड के दम पे, तलवार के दम पे भारत को जीता, तलवार के दम पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे, एल्गिन ने कहा था। एल्गिन से एल्गन याद रख लो कि एल्गन दूसरे नंबर की जो गन थी, एल्गन जो दूसरे नंबर की एल्गन थी, वो गन जो क्या करती है, वो एल्गन रखती है, उसको भारत को अपने अधीन रखती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। इनके समय में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, एल्गन के समय में ही। यह कलकत्ता में गाया गया था। जो आईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, वो सेशन कौन सा था, उसके हेड कौन थे, हेड थे रहीमतुल्ला सयानी हेड थे। कलकत्ता 1896, वहां पर वंदे मातरम गाया गया था, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे, जोरदार। आगे हम बात करते हैं, अगला कर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन, कर्जन आपको देखने को मिलेगा। कर्जन गोपाल कृष्ण गोखले ने आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है दिस इज औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया। कर्जन 99 से 1905, बंगाल का विभाजन 1905 को प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। स्वदेशी आंदोलन हुआ विभाजन के विरोध में, पर वह कुछ काम नहीं आया और बंगाल पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक। जो स्वदेशी आंदोलन है, किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई, सुरेंद्र नाथ ने इसको शुरू किया था। वो भी कहां से, कोलकाता के टाउन हॉल से। कोलकाता टाउन हॉल से इसको स्टार्ट किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एक और पॉइंट याद रखना कि इसको पंजाब में लाला लाजपत राय ने, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने काफी बेहतर स्तर पर आगे बढ़ाया था, ठीक बात। चलो आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, कर्जन के अन्य सुधार हैं, प्रशासनिक सुधार, इसने सीआईडी डिपार्टमेंट को बनाया था, और 1904 के अंदर इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट बनाया था। अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना है, और इसके जो पहले हेड है वो आपको देखने को मिलते हैं, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम आपको देखने को मिल जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम देखने को मिल जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1904 में। इनके बारे में याद रखना। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, और सर्वाधिक रेल लाइन इसी के समय में बिछाई गई। विश्वविद्यालय एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट आपका 1904 में इसी के समय में आया है, ठीक है, चलो आगे बढ़िए। कर्जन के समय के बाद अगले पॉइंटर पे चर्चा करते हैं। मिंटो द्वितीय आता है। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको लखनऊ देखने को मिलते हैं। सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट 1907 में, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन इसी के समय में हुआ है। और मॉलने मिंटो रिफॉर्म 1909 में, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, इसी के समय में हुआ है।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1910 में वायसरॉय परिषद के अंदर कार्यकारी में शामिल होने वाले फर्स्ट इंडियन भी बने थे। फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंट इन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वाज सत्येंद्र नाथ सिन्हा। याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कमाल का आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। मिंटो के बाद आता है आपको हॉर्डिंग। हॉर्डिंग तीसरा दरबार जो है, तीसरा दिल्ली दरबार, जॉर्ज फिफ्थ जो आए हैं, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इसी के समय में हुई। गदर पार्टी इसके समय में बनी। मैकमोहन रेखा जो है इंडिया और चाइना के बीच में, ये शिमला समझौता हुआ था, एक शिमला अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड। शिमला अकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसी के समय में होता देखने को मिलेगा। और गांधी जी की वापसी जो 9 जनवरी में हुई है 1915 में, वो इसी के समय में हुई है। गांधी जी की वापसी इसी के समय में देखने को मिलेगी। ठीक बात है, ओके सर। आगे हम बात करते हैं चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 है। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट ने इसी के समय में शुरू की थी। तिलक ने इसको शुरू किया है अगस्त के महीने में, और शुरू किया है आपका कहां, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शुरू किया है। सितंबर में एनी बेसेंट ने शुरू किया है, और कहां शुरू किया है, मद्रास में शुरू किया है। एनी बेसेंट 1916 में अरेस्ट होती है, 1917 में अरेस्ट होती है, और तिलक का दिल्ली पंजाब में आना रद्द किया जाता है। लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ समझौता आपका होता है 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार जो आपको देखने को मिल जाएंगे, इसी में अध्यक्ष रहे हैं। जो कांग्रेस का सेशन है ना 1916, अंबिका चरण मजूमदार इसमें हेड रहे हैं, मजूमदार हेड रहे हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को दुखद घटना यही हुई थी। ठीक है, और इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका कि इसमें फायरिंग ऑर्डर्स किसने दिए थे, फायरिंग ऑर्डर किसने दिए थे सर, ये दिए थे जो आपका माइकल ओ डायर ने दिए थे, माइकल ओ डायर ने दिए थे, जिसको 1940 के अंदर ऊधम सिंह ने मारा, मार्च के महीने। ठीक है, बदला पूरा लिया है, बदला पूरा लिया है, याद रखना। याद रखोगे, चलो। रोलेट एक्ट भी इसी के समय में आया था। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में पारित होता है, 21 मार्च को लागू किया जाता है। अगला पॉइंटर हमें देखने को मिलता है रीडिंग का। इनके बाद रीडिंग आते हैं। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी में इन्हीं के समय में हुआ। इसके कारण गांधी जी ने 10 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दिया। पर गांधी जी अरेस्ट होते हैं, वो भी कब, गांधी जी अरेस्ट होते 10 मार्च को, 12 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1 जनवरी में। इसका काम था सेपरेट इलेक्शन लड़ना। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन अगस्त 1925 में हुआ है, जिसमें क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटा था। इसी के समय में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर में बनी है, वो भी इन्हीं के समय में बनी है। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र देखने को मिल जाएंगे, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खान भी आपको देखने को मिल जाएगा, अशफाक उल्लाह, ये सब इसमें शामिल थे। RSS की स्थापना, राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई है। पूछा जा सकता है RSS कब बना था। काकोरी ट्रेन एक्शन आपको देखने को मिलेगा, आजकल इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। कांड शब्द हटाकर इसमें एक्शन शब्द जोड़ा है। किसने जोड़ा है, यूपी गवर्नमेंट ने जोड़ा है 2025 में, 2025 में यूपी गवर्नमेंट ने जोड़ा है। अगला सवाल, इरविन साइमन कमीशन 1928 में फरवरी के महीने में भारत आया, जिसका कड़ा विरोध हुआ। पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, लेकिन शहादत की बात करूं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई, इनको शहादत दी गई। समय किसका था, इरविन का समय था। इरविन ही वो व्यक्ति है जिसने गांधी जी को एग्री किया कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएं। फिर देखने को मिलता वेलिंगटन और लिलित को। वेलिंगटन आपको देखने को मिलता 1931 से 36, पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर, और 1932 का भारत शासन अधिनियम। यहां पूना पैक्ट यरवदा जेल पर हुआ था। कौन सी जेल पर, यरवदा जेल पर आपको पूना पैक्ट देखने को मिला है। यरवदा जेल आपको देखने को मिली है, यरवदा जेल, यरवदा जेल आपको देखने को मिली है। ठीक बात है, याद रखना। लिलित को 1936 से 44, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942,
और आजाद हिंद फौज 1943 सिंगापुर में बनी है, सिंगापुर में बनी है। इस सभी की स्थापना इसके समय में हुई है। और सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज को प्राइम लेवल पर संभाला था। संभालने वाले बहुत थे, पर इस स्तर पर जो संभाला था वो आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने ही संभाला। पूना पैक्ट, PACT पैक्ट बोलते हैं, समझौता बोलते हैं, यरौदा जेल में 1932 में हुआ था। ठीक बात है, इन सभी चीजों को याद रखो। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। 2 स्लाइड और बची हैं, यही हो गए हैं। वेवल रहता है, वेवल का जो कार्यकाल आपका शुरू होता है जस्ट 44 से शुरू होता है, 1944 से, और जाएगा केवल 47 तक। ये कैबिनेट मिशन 1946 इसके समय में आया, और वेवल प्लान 1945 इसके समय में आया। ये मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं। आप पॉलिटी की हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। माउंटबेटन जो आता है वो 21 फरवरी 1947 में आता है, और जो 3 जून की घोषणा है, जो भारत के विभाजन की घोषणा है, वो इसके समय में है। रेडक्लिफ लाइन 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी के समय में हुआ है। और इसी के समय में आपको देखने को मिलेगा 4 जुलाई में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में आया। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में आया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई को पारित हुआ 1947 में, और इसी के बेसिस पर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को। रेडक्लिफ लाइन चार्ल्स रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में 3 जून प्लान के बेसिस पर ही काम करती है। डिकी बोर्ड प्लान भी इसी के समय में आया है, मार्च के महीने में आया। इसके बाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी देखने को मिले। इन्हें राजा जी के नाम से जानते हैं। निष्कर्ष था 1757 के गवर्नर पद से शुरू होकर 1947 की आजादी तक भारतीय प्रशासन का यह सफर यहां पूरा होता है। इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, वो भी आपके अपने चैनल जीत राणा जीएस पर। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। इसके जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। जो जो क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं फटाफट बता दीजिए। और ये जो ज्ञान फैक्ट बार बार कमेंट कर रहा है, भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। ज्ञान फैक्ट भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, याद रखिए। जो बच्चे तैयार हैं एक बार बता देंगे कौन कौन बच्चे इसके अंदर तैयार हैं, चीजों को जो अच्छे लेवल पे शुरू किया जा सके। रेडी हो? चलो क्वेश्चंस की स्लाइड एक बार इंसर्ट कर लेते हैं। इसकी नोट्स की PDF हमें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो ये ज्ञान फैक्ट नाम से एक बच्ची है जो कमेंट कर रही है, बहन जी कृपया करके आप बहुत ज्यादा ध्यान दे लीजिए अपनी पढ़ाइयों पर, क्योंकि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़ेंगी तो आपके घर के जो माता पिता हैं वो बड़े खुश होंगे। तो दीदी एक बार ध्यान दे लो, है ये ज्यादा सही रहेगा, है। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बढ़िया लेवल का सवाल आपके समक्ष, क्वेश्चंस को इंसर्ट किया गया है। सर थोड़ी सी हरियाणवी बोल दो, लियो भाई बोल देंगे। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या था, इसने किस वर्ग को सर्वाधिक लाभान्वित किया था, सबसे ज्यादा ये किसके लिए बेस्ट रहा है, फटाफट बताओ। सबसे ज्यादा ये बेस्ट किसके लिए रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं, बताइए। करेक्ट अगर मैं बात करूं सर, अगर
स्थायी बंदोबस्त सिस्टम को देखोगे, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है सर? सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो होता है जमींदार वर्ग को। किसको होता है सर? जमींदार वर्ग को इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो राजस्व की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जमींदार वर्ग को सर्वाधिक लाभ इससे हुआ है। जमींदार वर्ग को सर्वाधिक लाभ इससे हुआ है, तो थोड़ा इसमें याद रखेंगे। जो जमींदार हुआ करते थे वो क्या करते थे? 1/11 भाग स्वयं के पास रखते थे, स्वयं के पास रखते थे, जबकि 10/11 भाग ब्रिटिशर्स को दिया करते थे, ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है? कोई समस्या नहीं सर। अगला सवाल, डलहौजी की हड़प नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अंत में शामिल किया गया था? देखो पहला वाला सब पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे अंत वाला मेजर पूछा ही नहीं जाता। तो इसमें आप बताइएगा कि सर सबसे लास्ट में आपको जो देखने को मिला वह कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? करेक्ट बात करते हैं। क्या वो सतारा सबसे पहले देखने को मिलेगा? अवध सबसे लास्ट है, क्योंकि यहाँ ईयर को भी देख सकते हैं, आसानी से आपको पता लगेगा। अवध बिकेम द लास्ट, अवध सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, वॉरेन हेस्टिंग के समय में रोहिल्ला बैटल 1774 किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? रोहिल्ला बैटल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। सर अवध के नवाब और रोहिल्ला, ब्रिटिशर्स ने अवध की सहायता करी थी, ब्रिटिशर्स ने अवध की सहायता करी है, ये आपको यहां देखने को मिल रहा है। फटाफट बताओ। अगर मैं इसके अंतर्गत बात करता हूं तो यह आपको देखने को मिल जाएगा कहां भला? सर यह अवध के नवाब रोहिल्ला, ब्रिटिश ने अवध की सहायता करी थी। नवाब ऑफ अवध एंड रोहिल्लास के बीच में लड़ा गया था, और ब्रिटिशर्स ने किसकी यहां पर सहायता की थी? सर रोहिल्लास की सहायता ब्रिटिशर्स यहां पर कर रहे थे। अगला सवाल ये रहा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस व्यवस्था को अंतिम तौर पर स्वीकार करता है? हैदराबाद सबसे पहले करता है, सबसे लास्ट में भोसले जो नागपुर के हैं उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। भोसले जो नागपुर के हैं उन्होंने इसको स्थापित कराया था, ठीक है? याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बनाया गया नियम जो आपका 16th नियम था 1829 है, ये किस राज्य में सबसे पहले लागू किया जाता है? ये अच्छा सवाल है। ये तो हर कोई जानता है कि इसको राजा राममोहन रॉय की सहायता से लागू किया गया, बट अगर पूछा जाए सबसे पहले इसको कहां पर लागू किया गया है, इसके बारे में बताइए। कहां पर लागू सबसे पहले किया जाता है? हम बात करते हैं सर, ये शुरुआती तौर पर केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, उसके बाद ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है? याद रखना, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई भी समस्या आपकी नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, मैकॉले की शिक्षा नीति 1835 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट करेक्ट? मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल भी करेक्ट देखने को नहीं मिलता? इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, करेक्ट है। इसने जो डाउनफॉल फिल्ट्रेशन थियोरी है, जो नियत संदन आपका सिस्टम होता है, इसको अपनाया था। इसने पारंपरिक भारतीय शिक्षा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी जानने वाले भारतीय वर्ग को तैयार करना था, एक ऐसा ग्रुप रेडी करना था जो अंग्रेजी को अच्छे खासे तौर पर जानता हो। देखो याद है रखना कि इसका काम भारत की संस्कृति को पूर्णतः खत्म करना नहीं था, बल्कि इंग्लिश का प्रचार प्रसार ज्यादा करना था, ताकि भारतीय कल्चर मतलब अपने आप खुद को ऐसा महसूस करे कि हम हैं ही क्यों, जो कि आज की डेट में आपको देखने को मिलता भी है। आगे हम जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं अपने नाम के आगे एटीट्यूड गर्ल, ठीक है, ये वाली गर्ल लिख लेती है, क्यूट गर्ल लिख लेती है, जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो घमंडी होना इसका हिंदी अर्थ होगा, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ देखे तो गंदा ही निकलेगा, परंतु बावजूद उसके शोबाजी के चक्कर में ऐसी चीजें की जाती है। तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि हिंदी बोलने वाला जो है वो मूर्ख है, परंतु ऐसा नहीं है। भाषाएं केवल संचार का एक माध्यम है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद कैनिंग का समय 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो आता है, इसके बाद शासन का कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? इसमें शासन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था?
बताइए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट ये ही है, ठीक है, याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर यह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक बात। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल जो है आपका, ये रहा अगला सवाल। रिपन के समय 1882 में जो पारित स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव है, इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसको किसके द्वारा कहा गया है? फटाफट बताइए। इसको स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया है? फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर इसको सी शंकरन नारायण के द्वारा कहा जाता है। सी शंकरन नायर के द्वारा कहा गया था कि यह स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है। इसी के बेसिस पर भारत में आज की डेट में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि कर्जन आधुनिक भारत का औरंगजेब है। अगला सवाल ये रहा। लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला कानून कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था कि प्रेस एक्ट भारतीय कानूनों का गला घोट रहा है? यह प्रेस एक्ट भारतीय कानूनों का गला घोट रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। किसने कहा था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। और इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति हैं जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था को शुरू करते हैं। इन्हीं के द्वारा इंडियन एसोसिएशन 1876 में शुरू की गई थी। एसोसिएशन इन्होंने शुरू करी थी, जो कि कांग्रेस में मिल जाती है 1886 में। ये कांग्रेस में मिली है, ठीक 10 साल के बाद दादा भाई नौरोजी ने मिलवाया है इसको। आगे बात करते हैं। अगला सवाल। किसने भारत के गवर्नर जनरल भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? भारत में जनगणना आपको देखने को मिलेगी मेयो के समय में, बट वह बेहतरीन नहीं थी, मतलब नियमित नहीं थी। जो नियमित होती है वो रिपन के समय में नियमित होती है। जो नियमित होती है वो रिपन के समय में नियमित होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल है। आपको देखने को मिलता है कर्जन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार और स्वदेशी के साथ कौन सा तीसरा मुख्य नारा था? बहिष्कार करिए ब्रिटिशर्स का, स्वदेशी को अपनाइए, और एक और मुख्य नारा आपको देखने को मिलता है। वो मुख्य नारा क्या था? फटाफट बताओ सर। वो था नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के ऊपर भी चर्चा की गई थी। नेशनल एजुकेशन के ऊपर भी चर्चा की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। नेशनल एजुकेशन के ऊपर भी चर्चा की गई थी। ठीक, अगला सवाल है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 के दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा नहीं की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 की घोषणा यहां नहीं हुई है। ठीक है, याद रखना। आज के लिए मैं यहीं पे रख रहा हूं। ठीक है, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं कल शामिल करूंगा। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं कल शामिल कर दूंगा। और कल इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास होगी। कल का मतलब है अब आपकी क्लास कल भी होगी। कल संडे है पर क्लास होगी। कल भी आप आना, कल भी क्लास होगी और कल ही हम मुलाकात करेंगे आपसे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास होगी कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन क्वेश्चंस को उसके अंदर भी शामिल किया जा सकता है, तो तभी मिलेंगे। हाँ, अब आपके लिए विशेष काम ये है, एक तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, और रात को जो होने वाला मॉक है, प्रैक्टिस मॉक 5 6वें नंबर का मॉक होगा, सॉरी ये 6वें नंबर का मॉक है। गलती से पुराना थंबनेल डल गया है, आप इस पे जाके लाइक जरूर कर देना। चीजों में बहुत बेहतरता रहनी चाहिए, और इस क्लास को भी लाइक कर देना। अब मुलाकात कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।